Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the new chapter, that is the nervous tissue. Nervous tissue is the basic type of tissue, as we have discussed earlier, that there are four basic types of tissue, that is the epithelium, the muscles, the connective tissue, and the nervous tissue. So the nervous tissue is also a type of uh, the basic tissue. Uh, as far as nervous tissue is concerned, it forms the nervous system. And nervous tissue parenchyma basically consists of the neurons and supportive type of cells that are called as neuroglia. Uh, the nervous tissue form nervous system, and it is divided into the central nervous system and peripheral nervous system. Basically, this classification has been made on the basis of its morphological basis और एनाटॉमिकल बेसिस एनाटॉमिकल बेसिस की बुनियाद पे जो है नर्वस सिस्टम की हमारे पास दो टाइप्स हैं. एक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और दूसरे को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं. एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड. यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसमें हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एज द नेम इंडिकेट्स कि पेरिफेरी पे ही ज़्यादातर होते हैं, उसकी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं. So it includes the cranial and spinal nerves. Cranial nerves जो कि cranium यानी cranium cavity से निकलते हैं और जो spinal cord से निकलते हैं, तो उसमें वो cranial and spinal nerves जो हैं वो शामिल हैं. और इसके साथ साथ कुछ जो nerves हैं जो कि originate होते हैं from the spinal cord, तो वहाँ से जो है उसके बाकायदा रूट्स होते हैं. तो डर्सल रूट नर्व के जो रूट्स हैं और इसके अलावा कुछ गेंगलिया जो हैं वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्वस सिस्टम के पार्ट में कंसिडर किए जाते हैं. नो व्हाट आर गेंगलिया? गेंगलिया are the accumulation of neuronal cell bodies in the peripheral nervous system. यानी peripheral nervous system में जो हमारे पास नर्व के जो सेल बॉडीज हैं न्यूरॉन्स की, उसकी जो accumulation होती है उसको हम गेंगलिया कहते हैं. ये ज़्यादातर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर लाई कर रही होती हैं. तो nerve and ganglia that innervate viscera is called the autonomic nervous system. अगर हम कुछ डिवीजन दूसरे उसके फंक्शन की बेसिस पे करें तो हमारे पास जो नर्व्स हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. कुछ सेंसरी नर्व्स होती हैं जो इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द various locations and send them to the central nervous system, यानी ब्रेन तक और स्पाइनल कार्ड तक पहुंच जाते हैं. वो ऐसे नर्व्स को हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड तक लेके जाती हैं. इसके अलावा कुछ जो हमारे पास नर्व्स हैं जिसको हम मोटर नर्व्स कहते हैं या मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं, तो वो ऐसे नर्व्स हैं या न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन जो कि ले आते हैं फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड टूवर्ड द टारगेट ऑर्गन्स. यानी ये हमारे पास ऑर्डर्स जो कि हो जो रिस्पांस होता है इन केस ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस के हवाले से जो रिस्पांस बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसको लेके आते हैं टुवर्ड द टारगेट ऑर्गन. तो ऐसे नर्व्स को हम क्या कहते हैं, मोटर नर्व्स कहते हैं. न्यूरॉन्स जो होते हैं उसको हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं. फिर मोटर न्यूरॉन की दो किस्में हैं. मोटर न्यूरॉन में ऐसा एक सिस्टम, ऐसे नर्व्स, ऐसे न्यूरॉन्स जो कि सप्लाई करते हैं तो सोमेटिक ऑर्गन्स मीन्स जो कि स्केलेटल मसल्स हैं, जॉइंट्स वगैरह हैं, तो हम उसको सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं. यानी इसके अलावा या कुछ हमारे पास मोटर ऐसे नर्व्स हैं, ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो कि वाइसरल ऑर्गन को इनर्वेट करते हैं, तो हम उसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं. तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास कौन से आगे ऐसे नर्व्स और गैंग्लिया जो कि वाइसरल ऑर्गन को इनर्वेट करते हैं, तो वो एक अलग से सिस्टम बनाते हैं, उसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं. उसमें फिर दो तरह के न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं. उसको हम कहते हैं दो तरह के मोटर न्यूरॉन होते हैं. इसको एक को हम प्री गैंग्लियनिक कहते हैं और दूसरे को पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन कहते हैं. However, we will discuss them later on. So, starting from the basic components of the nervous tissue, that includes
the neurons and supportive of the nervous system, यानी ये एक ऐसे हमारे पास नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उसके सपोर्ट करते हैं, मीन्स बाकायदा फंक्शन में परफॉर्म करते हैं और उसका एक बाकायदा यूनिट बनाते हैं, फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम के। देयर मस्ट बी अ लाइफ स्पैन, तो हमारे पास जो न्यूरॉन्स है उसकी बाकायदा एक लाइफ स्पैन होती है, उस लाइफ स्पैन के बाद जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो न्यूरॉन में रीजनरेशन कैपेसिटी है वो नहीं होती, एक दफ़ा अगर वो डैमेज हो जाए तो वो दोबारा से जो है नहीं बनते। अलबत्ता कुछ ऐसे न्यूरॉन्स जो हैं वो डिस्कवर हो गए हैं जिसमें थोड़ी सी जो है रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, तो वो दोबारा से बन सकते हैं, जिस तरह अल्फैक्टरी न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉनल स्टेम सेल्स जो हैं हमारे न्यूरॉन्स जो है उसमें माइटोसिस की जो एबिलिटी है वो नहीं होती, जिस तरह मैंने आपसे पहले डिस्कस किया। हाउएवर एक वजह एक ये भी है कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में फिर ट्यूमर के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर होते भी हैं तो वो न्यूरॉन की वजह से नहीं होते, जो सपोर्टिव सेल्स हैं, जो न्यूरोग्लिया है हमारे पास, उसकी वजह से होती हैं, क्योंकि उनमें माइटोसिस की एबिलिटी होती है लेकिन न्यूरॉन में नहीं होती। जेनेटिकली जो है न्यूरॉन डिवाइड नहीं होते, इस वजह से उसमें जो कैंसर की एबिलिटी है, ट्यूमर की जो फॉर्मेशन है वो नहीं होती। अगर होती है तो वो किस वजह से होती है, वो न्यूरोग्लियल सेल्स की वजह से होती है जो सपोर्टिव टिश्यू है। मॉर्फोलॉजिकली न्यूरॉन जो है उसमें एक इलांगेटेड प्रोसेस होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, और फिर मल्टीपल प्रोसेसेस ओरिजिनेट होती हैं, एक्सटेंड होती हैं फ्रॉम द सेल बॉडी। अगर हम देखें इस न्यूरॉन में, दिस इज just schematic diagram of a multipolar neuron, and you can see that the structure wise this neuron consists of the cell body, ये एक सेल बॉडी है जिसको हम और उस वहाँ से वेरियस जो है प्रोसेस निकलती हैं, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स होती हैं, प्रोसेसेस हैं। और सिंगल जो है लार्ज प्रोसेस वहाँ से ओरिजिनेट होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, and that axon further divides into various smaller branches. These are called collectively the telodendrites, उसको हम telodendrites कहते हैं। जो सेल बॉडी है उसको हम पेरिकार्डियन भी कहते हैं। The main function of neuron include the synthesis, packaging, transporting and releasing secretory products. न्यूरॉन के बेसिकली क्या फंक्शन है कि वो सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, कुछ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज करते हैं, फिर उसकी पैकेजिंग होती है, ट्रांसपोर्ट होती है और वो टारगेट ऑर्गन्स तक फिर पहुंचती है। न्यूरॉन्स जो है वो स्पेशलाइज हैं फॉर एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये है बेसिकली, ये जो हम कहते हैं कि जो इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन है, बेसिकली इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन क्या है, दैट इज द जस्ट आयन चेंज, आयन का चेंज है एलॉन्ग द मेम्ब्रेन ऑफ दैट न्यूरॉन। न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, जाहिर बात है न्यूरॉन भी एक सेल है, उसकी एक मेम्ब्रेन होती है, तो वो मेम्ब्रेन के जो आउटर साइड और इनर वाली साइड है, तो उस साइड पे जस्ट आयन का एक्सचेंज जो है, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स ट्रांसमिशन, या हम उसको एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। और प्रोटीन चैनल्स चूँकि वहाँ पे होते हैं, जाहिर बात है मेम्ब्रेन है तो वहाँ पे बहुत से प्रोटीन चैनल्स हैं, तो उस चैनल्स के एक क्रॉस जो है आयंस का जो एक्सचेंज है जिसको हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। न्यूरॉन में ये स्पेशल एबिलिटी होती है। Neurons communicate by releasing various chemical agents like the neurotransmitter, neuromodulator, neuromodulator or the neurohormones। यानी हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, या तो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होते हैं, या न्यूरोमोडुलेटर के थ्रू होते हैं, या कुछ न्यूरो हार्मोन्स जो हैं उसके थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं। यानी एक न्यूरॉन जब दूसरे से न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेशन करता है या कुछ सिग्नल की ट्रांसमिशन करता है, तो इन ही वेरियस जो हमारे पास न्यूरो होते हैं या जो न्यूरोमोडुलेटर्स होते हैं, तो उसी के थ्रू ही करते हैं।
या जो है अगर वो कुछ नर्व एंडिंग्स जो है मसल्स के साथ अटैच हैं या ग्लैंड्स के साथ अटैच हैं, तो वो अपना मैसेज जो है कन्वे कर देते हैं उसी ही आर्गन को। Through chemical secretion, neurons transmit excitation to other neurons, muscle glands, जिस तरह मैंने आपसे अभी डिस्कस की। न्यूरोनल स्ट्रक्चर। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता किस तरह है? बेसिकली न्यूरॉन का जो साइज है वो वेरी होता है फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, या फंक्शन के हवाले से भी और शेप के हवाले से भी, जिसमें उसका बड़ा रोल है। न्यूरॉन्स जो कि लार्जर प्रोसेसेस रखते हैं, या ऐसे न्यूरॉन जो कि ज़्यादातर लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है कि जो उसमें ट्रांसमिशन की जो एम्पल्सेस की जो ट्रांसमिशन है वो ज़रा जल्दी पहुंच जाती है कंपेयर टू द स्मॉलर प्रोसेस। यानी ऐसे न्यूरॉन जिनके बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं या उन प्रोसेसेस लॉन्ग होते हैं, तो उसमें इम्पल्स की ट्रांसमिशन कंपेयर टू दी न्यूरॉन्स जिनके प्रोसेसेस स्मॉल होते हैं, तो उसकी निस्बत जो है वो ज़्यादा जल्दी इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन जो कि अर्जेंट इंफॉर्मेशन पास करते हैं, यानी जो ऐसे इंफॉर्मेशन जिन्होंने जल्दी रिस्पांस देना होता है, ब्रेन को जल्दी रिस्पांस देना होता है, तो ऐसे न्यूरॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं। सेल बॉडी, इसको हम पेरिकार्डियन भी कहते हैं, सोमा भी कहते हैं। It consists of the nucleus along with surrounding cytoplasm and plasma membrane। एक सेल बॉडी है, वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करती है? उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। हिस्टोलॉजिकल सेक्शन में अगर देखते हैं तो सेल जो है, सेल बॉडी की बेस भी ही हम किसी न्यूरॉन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इतने क्लियरली विजिबल नहीं होते, लेकिन सेल बॉडी की बेस पे जो है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और सेल के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो सेल बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं, और जो है जो वेरियस हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं एक्सॉन के थ्रू जो है वो पहुंच जाते हैं दूसरी जगहों तक, दूसरे पॉइंट्स तक वो पहुंच जाते हैं। सेल बॉडी का साइज जो है वो तकरीबन 10 से 100 माइक्रोन मीटर तक होता है। स्मॉलर सेल बॉडी जो है वो जल्दी एक्साइट हो जाती है कंपेयर टू द लार्जर वन, यानी लार्जर वन के एक्साइटेशन के लिए हमारे पास जो थ्रेशोल्ड का पॉइंट है वो ज़रा ज़्यादा होता है, लेकिन जो स्मॉलर सेल बॉडी होती है वो ज़रा जल्दी एक्साइटेबल होती है कंपेयर टू द लार्जर वन। न्यूक्लियस जो है उसके न्यूरॉन के बिल्कुल सेंटर पोजीशन में लाई कर रही होती है, स्फेरिकल होती है, वाइड होती है, या थोड़ी सी जो है रिलेटिवली इओक्रोमेटिक होती है। न्यूरॉन्स एंड ऑटोनोमिक गैंग्लिया है, एक्सेंट्रिक न्यूक्लियाई। जो ऑटोनोमिक गैंग्लिया है हमारे पास, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो कुछ मोटर न्यूरॉन्स जो हैं उसकी जो सेल बॉडीज हैं, वो क्या है, उसका न्यूक्लियस एक्सेंट्रिक होता है, मैंने मीन्स एक साइड पे लोकेट करता है उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो अमूमन जो एक न्यूरॉन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करती है, थोड़ी सी बड़े साइज की होती है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के निस्बत से। इसके अलावा इसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो फीमेल्स होती हैं उसकी जो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं उसमें सिक्स क्रोमाटीन, जिसको हम बार बॉडी भी कहते हैं, वो भी देखी जा सकती है इन केस ऑफ सम कैट्स, रोडेंट्स वगैरह, उसके न्यूक्लियोलस के साथ। सेल बॉडी में क्या होता है? बेसिकली सेल बॉडी के जो साइटोप्लाज्म है उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो है उसकी सिंथेसिस होती है, और वो प्रोटीन जो है वेरियस टाइप्स के होते हैं, लाइक द साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स, जिसमें साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स होते हैं इंक्लूडिंग द न्यूरोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। इसके अलावा कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो कि आयन चैनल्स बनाते हैं, आयन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन। और इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, मींस इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड द मेम्ब्रेन, तो वो प्रोटीन भी उसमें बनते हैं। कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन्स भी बनते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। और इसके अलावा कुछ ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर के जो सिंथेसिस हैं वो भी प्रोटीन होते हैं बाई नेचर।
तो वो भी वहाँ पे बनती हैं। इसके अलावा कुछ सेक्रेटरी पेप्टाइड्स होती हैं जिसको हम न्यूरोमोडुलेटर्स और न्यूरो हार्मोन्स वगैरह कहते हैं। अ, कुछ हमारे पास जो है सेल बॉडी के अंदर एग्रीगेशन होती है, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्री राइबोसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स, जो कि क्रोमेटोफिलिक सब्सटेंसेस हैं, सेल बॉडी में लोकेट करती है, जिसको हम स्पेशल नेम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज नेसल सब्सटेंसेस। बाय नेचर दिस इज द एग्रीगेशन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्री राइबोसोम्स एंड पॉलीराइबोसोम्स। तो उसको हम कहते हैं कि दीज आर द नेसल सब्सटेंसेस। अमूमन नेसल सब्सटेंसेस जो हैं एक्सोन हेलिक का जो रीजन है उसमें एब्सेंट होती हैं या एक्सोन में, लेकिन जो डेंड्राइट्स होती हैं वेरियस उसके जो ट्रंक्स हैं जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं तो उसमें ये ज़्यादा प्रेजेंट होती है। एक्सोन हेलिक जो हमारे पास क्या है वो एक पेल स्टेनिंग रीजन है सेल बॉडी का जहाँ से एक्सोन ओरिजिनेट होता है। In case you can see in this diagram, दिस वन रीजन, दिस जहाँ से ये एक्सोन हेलिक का रीजन है, यहाँ से हमारे पास जो है एक्सोन ओरिजिनेट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेसल सब्सटेंसेस हैं वो ज़्यादातर एब्सेंट होते हैं। Axon helix also contains some neurofilaments. These are the cytoskeletal components in there and group microtubules जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं न्यूरॉन के अंदर। जितनी भी हमारे पास कुछ वेसिकल्स वगैरह जो बनते हैं या कुछ ट्रांसपोर्ट हो जो कि उसने करना होता है न्यूरॉन ने, तो वो इसी ही न्यूरोफिलामेंट्स और जो है कुछ ग्रुप माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उसके थ्रू होती हैं। Cytoplasm contains plentiful mitochondria and also the Golgi complex. सेक्रेटरी वेसिकल्स जो ओरिजिनेट होती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, जाहिर बात है सेक्रेटरी वेसिकल्स पैकेजिंग उसकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही होती है और वो ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू एक्सोन, एक्सोन के थ्रू जाती हैं वो साइनेप्टिक बटन्स की तरफ। साइनेप्टिक बटन्स क्या हैं? मीन्स कि हमारे पास ऐसे वेसिकल्स, ऐसे सेक्रेटरी वेसिकल्स जो कि ओरिजिनेट होते हैं, जो कि बन जाते हैं विद इन दी सेल बॉडी यानी साइटोप्लाज्म में। तो वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं थ्रू एक्सोन और वो जो है टर्मिनल ब्रांचेस जो हैं वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं थ्रू एक्सोन से। साइनाप्टिक बटन्स, साइनाप्टिक बटन्स हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं कि जब एक्सोन होता है, एक्सोन की जो टर्मिनल पोर्शन है, जिस तरह मैंने आपको पहले डायग्राम में बताया इसमें, तो वो क्या है, यहाँ पे वो वेरियस प्रोसेसेस दोबारा से बनती है जिसको हम टीलोडेंड्राइट्स कहते हैं। वहाँ पे जो टर्मिनल पोर्शंस हैं वो थोड़ी सी बल्जिंग सी पॉइंट्स में होती हैं। दीज आर द सिनाप्टिक बटन्स, जिसको हम सिनाप्टिक बटन्स कहते हैं। वहाँ पे स्टोरेज से होती है मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह की। अब कुछ हमारे पास सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं जो कि न्यूरोएक्टिव पेप्टाइड्स होते हैं। वो क्या करते हैं, ग्रोथ, जो टारगेट सेल्स की ग्रोथ है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वहाँ पे वो अपना रोल प्ले करते हैं। जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारे पास साइनेप्स होता है, साइनेप्स इज बेसिकली द जंक्शन कॉम्प्लेक्स बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के दरमियान या न्यूरॉन और मसल्स के दरमियान जो है एक कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पे उसने अपनी ट्रांसमिशन रिलीज करनी होती है, कुछ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स रिलीज करने होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करने होते हैं टू एक्साइट द अदर न्यूरॉन्स और द मसल्स और द ग्लैंड्स। उस पॉइंट को हम साइनेप्स कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो न्यूरो हैं ये वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो जाते हैं, मीन्स इकट्ठे हो जाते हैं एक्सोन के जो टर्मिनल एंड्स हैं, और वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वहाँ से वो निकल जाते हैं। और दूसरी जो साइनेप्टिक लेफ्ट इज द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स, एक स्पेस होती है जो कि न्यूरॉन, अगर न्यूरॉन और मसल का जंक्शन है तो उसमें जो मसल्स का मेम्ब्रेन है और न्यूरॉन जो टर्मिनल है उसका जो जंक्शन है वहाँ पे एक क्यूविटी लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। वहाँ पे वो रिलीज कर देते हैं। आई विल शो यू इन दिस डायग्राम। सिनेप्टिक वेसिकल्स की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन है, ये इधर आ रहा है और ये दूसरा न्यूरॉन हम इसको फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं। ये जस्ट एक साइनेप्स की
जो हमारे पास डायग्राम है उसको शो किया जा रहा है. You can see that this one is the terminal portion of one neuron and this one is the, आप इसको synaptic buttons कहते हैं. यहाँ पे various जो secretory vesicles हैं ये हमारे पास इधर इकट्ठे हो गए हैं. These vesicles contain various types of neurotransmitters वगैरह. तो यहाँ पे जो है उसकी एक मेम्ब्रेन है, इसको हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं. और उसके दरमियान चूंकि ये दूसरा न्यूरॉन है हमारे पास, दूसरा न्यूरॉन का अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो वो जाहिर बात है वो इसके साथ मिलता है ताकि ये विजिकल जो है यहाँ पे रिलीज हो जाए और इस न्यूरॉन में आ जाए और यहाँ पे इम्पल्स की ट्रांसमिशन हो जाए. तो यहाँ पे एक ये जो हमारे पास लाइन आपको शो हो रही है दैट इज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं. और दरमियान में ये जो गैप बनता है दैट इज कॉल्ड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं. तो वहाँ पे अपने केमिकल जो है सीक्रेट साइनेप्टिक वेसिकल जो है वो रिलीज करते हैं यहाँ पे. और ये यहाँ पे जब आ जाते हैं तो फिर इसको एक्साइट करते हैं और यहाँ पे फिर जो है दूसरे वो जो है दूसरे न्यूरॉन्स को वो इकट्ठे कर लेते हैं. अच्छा, तो लॉन्ग लिव न्यूरॉन में accumulate leukocyte granules in cytoplasm as residue of lysosomal activity. हमने पहले भी जो है साइटोलॉजी के चैप्टर में डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ जो है स्टोरेज फार्म में जो हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होती हैं जो कि सेल के अंदर स्टोर होती हैं. तो उसमें हमने लिपोफोसिन का जिक्र किया था. तो, तो हमारे पास कुछ जो न्यूरॉन बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उनकी एज हो जाती है तो उसमें लिपोफोसिन की जो ग्रेन्यूल हैं वो ज़्यादा स्टोर हो जाते हैं. और फिर वो जो है लिसोसोमल जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से क्योंकि वो उसको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे वो मटेरियल जो है वो जमा हो जाता है. माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड न्यूरोफिलामेंट्स आर न्यूमरस इन सेल बॉडी. माइक्रोट्यूब्यूल्स और न्यूरोफिलामेंट्स जो हैं वो सेल बॉडी में काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन के लिपिड ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं. वो सब्सटेंसेस को ऑर्गेनेल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं along the length of the neuron. यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स जिस तरह साइटोस्केलेटल कंपोनेंट्स हैं और ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व हैं, ये जो है वेरियस ऑर्गेनेल्स को जो है न्यूरॉन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं. इसके अलावा कुछ न्यूरोफिलामेंट्स हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं क्योंकि वो भी फिलामेंट्स हैं, साइटोस्केलेटल कंपोनेंट्स हैं वो भी. तो वो उनका एक ग्रुप जो है उसको हम न्यूरोफिब्रिल कहते हैं, वो भी होती है. लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए उसको देखा जा सकता है. एक टर्म यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड द एक्सोनल रिएक्शन. एक्सोनल रिएक्शन ये है कि अगर कोई न्यूरॉन्स को कोई इंजरी आ जाती है तो उसमें से ये होता है कि उसकी बॉडी स्वेलअप हो जाती है. सेल जो बॉडी है, न्यूक्लियस उसका एक साइड पे चला जाता है, एक सेंट्रिक पोजीशन पे चला जाता है. और कुछ जो हमारे पास क्रोमेटोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं जिसको हम क्रोमेटोलाइसिस कहते हैं. जो सेंटर से गायब हो जाते हैं. तो ऐसे जो न्यूरॉन का ये रिस्पांस जो कि इंजरी के खिलाफ है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सोनल रिएक्शन. इन केस ऑफ एक्सोनल इंजरी सेल बॉडी swells, nucleus shift to eccentric position and ribosomes become dispersed so that chromatophilic substances disappears. That is called the chromatolysis. From the center of the cell body, this response to cell injury is called the axonal reaction. अब जो हमारे पास न्यूरोनल प्रोसेसेस हैं, सेल बॉडी को हमने डिस्कस किया, उसमें साइटोप्लाज्म को हमने डिस्कस किया. प्रोसेसेस को अभी डिस्कस करते हैं. न्यूरॉन के जो प्रोसेसेस हैं, अगर हम एक टिपिकल न्यूरॉन को ले लेते हैं तो उसमें एक सिंगल एक्सॉन होता है, लार्ज प्रोसेस होता है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेल बॉडी. और इसके अलावा कुछ मल्टीपल डेंड्राइट्स भी ओरिजिनेट होते हैं जो जो कि सेल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं. एक्सॉन पर जब टर्मिनल ब्रांचेस में फर्दर डिवाइड हो जाता है और साइनेप्स बनाता है थ्रू अदर डेंड्राइट्स और सेल बॉडीज ऑफ द अदर न्यूरॉन्स, तो वो उसके साथ फिर कम्युनिकेट करता है. तो जो टीरियोडेंड्राइट्स हैं वो फर्दर फिर जो है कम्युनिकेट करते हैं या तो मसल्स
में इनर्वेट करते हैं या ग्लैंड्स में इनर्वेट करते हैं या किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ जो है वो अटैचमेंट बनाते हैं। डेंड्राइट्स क्या हैं? दीज आर दी हाईली ब्रांच प्रोसेसेस। ये हाईली ब्रांच प्रोसेसेस हैं जो कि अमूमन हमारे पास ओरिजिनेट होती हैं। इंफॉर्मेशन सेल बॉडी से ओरिजिनेट होती हैं और ये रिसीव करती हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस सिनेप्टिक कॉन्टेक्ट्स फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स। यानी जो हमारे पास सेल बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं अदर न्यूरॉन के साथ, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन होती है। कुछ डेंड्राइट्स जो होते हैं वो उसकी बाकायदा एक ट्विग्स वगैरह भी बनाती हैं। या तो इस तरह होता है कि जो न्यूरॉन्स के बाकायदा टर्मिनल पोर्शंस होते हैं डेंड्राइट्स के, टीलोडेंड्राइट्स हों या जो दूसरे डेंड्राइट्स हमारे पास होते हैं जो कि सेल बॉडी पे लोकेट करती हैं, तो उसमें बाकायदा उसकी टर्मिनल पोर्शन पे कुछ जो है हमारे पास बल्जिंग से पॉइंट्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, या हम उसको सिनेप्टिक बटन्स कहते हैं, या इसके अलावा कुछ जो वेरिकोसिटीज भी कहते हैं, वेरिकोसिटीज भी बल्जिंग से पॉइंट्स हैं, फ्लेग्स लाइक पॉइंट्स होती हैं। फिर उसके टर्मिनल पोर्शन पे जो है वो कुछ बल्जिंग सी होती है जिसमें वो अपने न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर करते हैं। कुछ डेंड्राइट्स कहते हैं कि डेंड्रेटिक स्पाइन्स जो हैं वो डिस्प्ले करते हैं। वो डेंड्रेटिक स्पाइन क्या है? इट इज़ अ शार्ट एक्सपेंडेड प्रोसेस अटैच्ड टू डेंड्राइटिक ब्रांच बाय नैरो स्टॉक लाइक ए बट। मतलब है कि वहाँ से वेरियस जो हमारे पास स्पाइन्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स ही होती हैं ये, लेकिन थोड़े से एक्सपेंडेड प्रोसेस होती हैं जो कि बाकायदा एक स्टॉक के तौर पे जो है वो उसके साथ अटैच होते हैं स्टॉक के ज़रिए से। एक्सॉन क्या है? एक्सॉन एक लार्ज सिलेंड्रिकल प्रोसेस है जो कि ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द एक्सॉन हायरार्की ऑफ सेल बॉडी एंड एंड्स एंड टर्मिनल ब्रांचेस एंड सिनेप्टिक बटन्स। एक लार्ज सिलेंड्रिकल प्रोसेस है जो कि ओरिजिनेट होता है एक्सॉन हायरार्की से। एक्सॉन हायरार्की कहाँ से ओरिजिनेट होता है? सेल बॉडी से। और वो जो है टर्मिनल ब्रांचेस उसके बनती हैं और फिर वो टर्मिनल ब्रांचेस फर्दर जो है उसके सिनेप्टिक बटन्स बनते हैं। सिनेप्टिक बटन जिस तरह मैंने आपको बताया कि टर्मिनल पोर्शन जो होती है उसकी बकायदा थोड़ी सी एक्सपेंशन से होती है, बल्जिंग से होती है, तो उसमें वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो स्टोर होते हैं। There are also some branches originate from the axon at the mid portion of the axon, just at right angle from that axon. These are called the collateral branches. अमूमन इस तरह होता है कि जो एक्सॉन होता है उससे फर्दर ब्रांचेस नहीं निकलती, सिर्फ टीलोडेंड्राइट्स ही बनते हैं एंड पॉइंट पे। लेकिन बहुत दफ़ा इस तरह भी होता है कि एक्सॉन के फायदा एक वो निकलता है, बाकायदा एक ब्रांच निकलता है जिसको हम टीलोडेंड्राइट्स कहते हैं, सॉरी कोलेटरल ब्रांचेस कहते हैं। एक्सोप्लाज्म जो एज द नेम इंडिकेट जो एक्सोन का साइटोप्लाज्म है उसके लिए टर्म यूज किया जाता है एक्सोप्लाज्म। It is used for the cytoplasm of axon containing various microtubules, neurofilaments, and smooth endoplasmic reticulum. Initial segment of axon is site just adjacent to axon helix where action potential normally originate. Action potential का जो originate होना है वो किस तरह होते हैं? You will see are discussed in the neuromuscular physiology classes. तो बकायदा वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? वो एक्सोन का जो रीजन है जस्ट बिलो द एक्सोन हेलक के नीचे जो जहाँ से एक्सोन ओरिजिनेट होता है वहाँ से ओरिजिनेट होता है। अब कुछ ट्रांसपोर्ट जो है कि उसके साथ रिलेटेड हैं एक्सोन के साथ, एक एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट होती है और एक रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट होती है। एंटीरोग्रेड ट्रांसमिशन या ट्रांसपोर्ट मीन्स कि जो चीज़ें सेल बॉडीज़ के अंदर बनती हैं, जो वेसिकल्स वगैरह, उसकी ट्रांसमिशन फ्रॉम द सेल बॉडी थ्रू द एक्सॉन एंड टुवर्ड द टीलोडेंड्राइट्स। तो इस तरह की ये ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम सेल बॉडी टू एक्सॉन एंड देन टू द टीलोडेंड्राइट्स। तो इस तरह जो है उस ट्रांसपोर्ट को हम एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लेकिन रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट हमारे पास इस तरह की ट्रांसपोर्ट होती है जो कि एंटीरोग्रेड के उलट उलट होती है।
means from the telodendrites to axon and to the cell bodies जो जाती हैं. यानी this is the flow of ribnames of organelles from terminal branches back to lysosomal within the cell body. For example, कुछ जो हमारे पास रेबीज के वायरसेस हैं या कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स हैं जो कि टेटानस टॉक्सिन है, वो क्या होती हैं कि थ्रू टीलोडेंड्राइट्स जो है वो एक्सोन के थ्रू जाती हैं सेल बॉडी में. तो इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट है जो कि एंटीरोग्रेड कूलट है उसको हम रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं. टर्मिनल ब्रांचेस एक्सोन टर्मिनेट बाय सक्सेसिव ब्रांचेस. जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सोन जो है वो टर्मिनल ब्रांचेस उसकी बनती हैं. कलेक्टिव टर्मिनल ब्रांचेस कंस्टिट्यूट एक्सोन टर्मिनल जिसको हम टीलोडेंड्राइट एक्सोन कहते हैं न्यूरॉन का. और हर एक टर्मिनल ब्रांच जो है फिर उसकी एक्सपेंशन होती है, यानी बाकायदा एक जो प्रोसेस होता है हर एक प्रोसेस का बाकायदा एक बल्जिंग सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम टर्मिनल सिनेप्टिक बल्ब कहते हैं या सिनेप्टिक बटन्स कहते हैं. जो नॉन माइलिनेटेड टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं जिसके ऊपर माइलिन शीट नहीं होती, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सेल्स हैं. वो जो उसके गिर्द बाकायदा एक शीट होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है उसको. तो नॉन माइलिनेटेड टर्मिनल ब्रांचेस जो होती हैं वो उसकी बाकायदा एक स्वेलिंग सी होती है सिनेप्टिक साइट पे जिसको हम एक्सोनल वेरिकोसिटीज कहते हैं या प्री टर्मिनल बॉटल्स भी हम उसको कहते हैं. Both axonal varicosities and terminal synaptic buttons are sites where neurotransmitters molecules are packaged and stored within synaptic buttons. Vesicles. जैसा मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि एक्सोनल वेरिकोसिटीज हों जो कि नॉन मैग्नेटेड न्यूरॉन्स में होती हैं या सिनेप्टिक बटन्स हों, तो उसमें क्या होता है कि टर्मिनल जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे उसकी वो वेसिकल स्टोरेज वगैरह होती है, पैकेजिंग वगैरह होती है, तो वो वगैरह वहाँ पे वो और न्यूरो ट्रांसमीटर के लिए एक स्टोरेज के तौर पे काम करते हैं. This this was the end of the